सो कल बेटा अपन ने बात करी थी इपिथेलियल टिश्यू में। शायद हमने ग्लैंड्स कंप्लीट कर लिए थे, स्यूडोस्टेटिफाइड के बारे में बात करी थी। तो देखें, एक बार अपन वापस से रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा कि जो इपिथेलियल टिश्यू है उसके टाइप कितने होते हैं? दो। पहले को आपने क्या कहा? सिंपल, और दूसरे को नाम दिया कंपाउंड। सिंपल में सेल लेयर का नंबर कितना? एक, जबकि कंपाउंड के अंदर सेल लेयर का नंबर 4 to 6, यानी कि मेनी। फिर हमने कहा कि सिंपल इपिथेलिया में लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में सेल्स की शेप के बेसिस पर इस इपिथेलिया को अलग अलग टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला था अपना सिंपल स्क्वामस इपिथेलिया, सेल्स की हाइट कम और विड्थ ज्यादा। फिर अपन ने कहा कि इनका जो मेन फंक्शन था वो था डिफ्यूजन बाउंड्री बनाना। ये पाया जाता है एट एयर सैक ऑफ लंग्स और वॉल ऑफ ब्लड वेसल। फिर हमने कहा कि इसे हम पेवमेंट एपिथेलिया भी कहते हैं क्योंकि सेल्स टाइल के जैसी दिखाई देती हैं, और वहीं पर इसे टिसिलेटेड एपिथेलियम भी कहते हैं क्योंकि न्यूक्लियस वेव लाइक फैशन में दिखाई देता है। क्या इतनी बात क्लियर? फिर अपन ने कहा कि अगला सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलिया। क्यूबॉइडल का मतलब हुआ सेल की हाइट और विड्थ क्या हो जाए? बराबर, यानी कि सेल्स क्यूब लाइक हो। तो क्यूबॉइडल एपिथेलिया में हमने कहा कि इनका काम होता है सेक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। न्यूक्लियस होगा राउंड, सेल के सेंटर पे पाया जाएगा। फिर हमने कहा कि ये पाई जाती है डक्ट ऑफ ग्लैंड और ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन पर। इसमें फ्री एंड पर अगर पाई जाए माइक्रोबिलाई तो हम इसे क्या बोलते हैं? ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल कहते हैं। और ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल कहां पर पाई जाती है? आपका पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन पर। क्यों पाई जाती है? क्योंकि सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन यही होता है, तो माइक्रोबिलाई सरफेस एरिया बढ़ा देता है। फिर हमने कहा अगर सेल्स टॉल हो, स्लेंडर हो, न्यूक्लियस बेस के पास मौजूद हो तो हम इसे क्या बोलते हैं? कॉलमनर एपिथेलिया, जिसका डायग्राम एनसीईआरटी में गड़बड़ दिया है। डायग्राम में न्यूक्लियस ऊपर नीचे कर दिए हैं, जबकि थ्योरी के अंदर लिखा है कि न्यूक्लियस होना चाहिए बेस के पास। फिर हमने कहा कि जो कॉलमनर एपिथेलिया है इसमें सिंपल कॉलमनर एपिथेलिया कहां पर पाई जाएगी? तो अपन ने नाम दिया लिवर का, कि लिवर में मौजूद होगी। फिर हमने कहा कि फ्री सरफेस पर कुछ मॉडिफिकेशंस भी होते हैं। जो मॉडिफिकेशन पाए जाते हैं इनके अंदर अपन ने नाम दिया कि सबसे पहले आप बात कर सकते हैं कि यहां मॉडिफिकेशन में सिंपल क्यूबॉइडल के अंदर एक तो ब्रश बॉर्डर हो सकता है, यानी कि माइक्रोबिलाई। ये चीज कहां? गॉल ब्लैडर पर, जिससे कि बाइल का क्या हो पाए? कंसंट्रेशन। फिर हमने कहा सिलिएटेड कॉलमनर। सिलिएटेड कॉलमनर में अपन ने कहा फेलोपियन ट्यूब और ब्रोंकियोल। क्या यहां मैं ब्रोंकियो ट्रैकिया कहूं? नहीं, क्या कहना है? ब्रोंकियोल का नाम लेना है। फिर हमने कहा ग्लैंडुलर कॉलमनर, जबकि बीच बीच में क्या पाई जाए? गोबलेट सेल्स हो, जिनसे सेक्रीट क्या होता है? म्यूकस। फिर हमने कहा कि ये पाई जाती है स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन पर। अगला, अगर ये ब्रश बॉर्डर ग्लैंडुलर हो, ब्रश बॉर्डर ग्लैंडुलर का मतलब हुआ कि ब्रश बॉर्डर भी पाई जा रही है, साथ में यहां पर बीच बीच में गोबलेट सेल्स भी मौजूद हैं। तो ब्रश बॉर्डर ग्लैंडुलर कहां था आपका? तो स्मॉल इंटेस्टाइन पर पाया जा रहा था। अब देखिए, फिर हमने कहा कि जो सिंपल इपिथेलिया है उसमें क्यूबॉइडल या कॉलमनर सेल कभी कभी सेक्रेटरी फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं, और इन्हें हम क्या बोलते हैं? ग्लैंडुलर एपिथेलिया कहते हैं। यानी कि जितनी भी ग्लैंड्स हैं वो सारी की सारी ग्लैंड किससे बनती हैं? तो हमने कहा कि ग्लैंड्स हमेशा बन रही होती हैं सिंपल क्यूबॉइडल या सिंपल कॉलमनर एपिथेलिया से। ग्लैंड्स को नंबर ऑफ सेल के बेसिस पर हमने डिवाइड किया दो टाइप में, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब हुआ कि अगर ग्लैंड एक सिंगल सेल से बनी है, और मल्टीसेलुलर का मतलब हुआ कि अगर ग्लैंड में कई सारी सेल्स पाई जा रही। यूनिसेलुलर में हमने दो एग्जांपल याद किए, एक तो गोबलेट सेल जो कि एलिमेंट्री कैनाल में पाई जाती है, दूसरा पेनेट सेल। गोबलेट सेल सेक्रीट करती है म्यूकस,
और पेनेस सेल से क्या सेक्रेट करती है? लाइसोजाइम। बताओ बेटा, पेनेस सेल क्या सेक्रेट करेगी? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या होता है? एंटी बैक्टीरियल है, मतलब बैक्टीरिया को क्या करेगा? खत्म। ठीक, तो बैक्टीरिया को मारने वाले को अपन ने क्या कहा? एंटी बैक्टीरियल नाम दिया। फिर हमने कहा कि ग्लैंड्स को साइट ऑफ सेक्रेशन के बेसिस पर हम डिवाइड कर सकते हैं जो है एक्टोक्राइन या एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन का मतलब हुआ कि सेक्रेशन कहां जाए? बाहर। एंडोक्राइन का मतलब हुआ सेक्रेशन बॉडी के अंदर। एक्सोक्राइन में डक्ट पाई जाती है, एंडोक्राइन में डक्ट नहीं होती। हमने कहा कि एंडोक्राइन का सेक्रेटरी प्रोडक्ट कहा जाता है हार्मोन विच इज रिलीज्ड इनटू द फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड। यहां पे कौन से फ्लूइड की बात हो रही है? टिश्यू फ्लूइड की। फिर हमने कहा कि वहीं पर जो एक्टोक्राइन ग्लैंड है उनसे मिल्क, सलाइवा, ऑयल, स्वेट, डाइजेस्टिव एंजाइम, सेल प्रोडक्ट कुछ भी रिलीज होगा, बस केवल किसे छोड़ करके? हार्मोन। तो हार्मोन नहीं होना चाहिए लिस्ट में। तो हमने कहा कि दो तरीके की ग्लैंड, एक्टोक्राइन और एंडोक्राइन। अब अगर किसी ग्लैंड का कुछ पार्ट एक्सोक्राइन हो और कुछ पार्ट बेटा कैसा हो? एंडोक्राइन, तो ऐसी ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं? मिक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। क्या कहा जाता है? मिक्सोक्राइन ग्लैंड या हेटेरोक्राइन कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिया था? पेनक्रियास। पार्ट कितने? दो। एक्सोक्राइन पार्ट का नाम एसाइनी, एंडोक्राइन पार्ट का नाम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। एसाइनी से सेक्रेट हुआ पेनक्रियाटिक जूस, जबकि एंडोक्राइन पार्ट यानी कि आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में अल्फा सेल से आता है ग्लूकागॉन और बीटा सेल से आता है इंसुलिन, जो डायरेक्टली रिलीज हो जाते हैं ब्लड में। यहां तक तो आपने बात की सिंपल इपिथीलिया के बारे में। सिंपल इपिथीलिया में ही एक और टाइप लिया, स्यूडोस्टैटिफाइड। स्यूडोस्टैटिफाइड में सेल्स दो टाइप के, एक वो जिनकी हाइट ज्यादा थी और दूसरी वो जिनकी हाइट कंपैरेटिवली कम है। फिर आपने कहा कि जो स्यूडोस्टैटिफाइड है इसके अंदर एग्जाम जो है आपने लिया कि हमारे ट्रेकिया और ब्रोंकी पर पाया जाता है स्यूडोस्टैटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर ग्लैंडुलर इपिथीलिया। शॉर्ट में अपन ने क्या कहा था? इसे PSCCGE नाम दिया था। तो ये पाया जाता है ट्रेकिया और ब्रोंकी पर। फिर से ध्यान देंगे, ट्रेकिया और ब्रोंकी पर PSCCGE, जबकि ब्रोंक्यूल की बात करेंगे तो सिलिएटेड कॉलमनर इपिथीलिया पाई जाती है। फिर आपने कहा कि कॉलमनर के जो है सिंपल के बाद अगले टाइप की इपिथीलिया आती है कंपाउंड। पेज नंबर 102 पर नीचे वाला डायग्राम आप देखेंगे। ये जो डायग्राम है ये बच्चे आपका कंपाउंड इपिथीलिया का डायग्राम दिया है। तो अगली टाइप की इपिथीलिया कौन सी हुई? कंपाउंड। इस कंपाउंड इपिथीलिया के डायग्राम में आप जरा नंबर ऑफ सेल लेयर काउंट करें, कितनी सेल लेयर्स पाई जा रही हैं? तो जरा गिन के बताओ कितनी सेल लेयर है? 5। सबने गिन लिया ना कितनी सेल लेयर है? 5। तो हमने यहां पर कहा कि कंपाउंड इपिथीलियम में लगभग 4 to 6 सेल लेयर्स यहां पर पाई जाती है। तो सेल लेयर्स का नंबर कितना है? 4 से 6। अब समझिए, देखो यहां पे 1 2 3 4 ऐसे करके अपन ने कहा कि ये कुछ सेल्स ऐसे करके मौजूद है और ये जो सेल्स हैं ये सेल्स मिलकर के बना रही है कंपाउंड इपिथीलिया। मल्टीपल लेयर हो गई ना। यहां पर नीचे की तरफ बेसमेंट मेम्ब्रेन आ गई, तो ये नीचे की तरफ बेसमेंट मेम्ब्रेन है। नाउ अगर मान लेते हैं ये सेल है जिसकी बहुत इच्छा है कि मुझे सेक्रीशन रिलीज करना है, ठीक, मुझे सेक्रेटरी फंक्शन परफॉर्म करना है, तो बेचारी सेल कहां सेक्रीशन रिलीज करे? इसके ऊपर सेल, इसके नीचे सेल, इसके दाएं सेल, इसके बाएं सेल। तो बेचारी का सेक्रीशन जाएगा कहां? तो बताओ, क्या इसको अपने मन में सेक्रीशन रिलीज करने की इच्छा रखनी चाहिए या छोड़ देनी चाहिए? तो इसने कहा छोड़ दो। ठीक, अब मान लेते हैं कोई एक सबस्ट्रेट है जो कि यहां पे, ठीक, इधर की तरफ ब्लड वेसल्स मौजूद हैं,
अगर ये चाहे कि मैं एब्जॉर्प्शन करूं, तो एब्जॉर्प्शन करने के लिए इस सबस्ट्रेट को जब यहां बेटा ब्लड वेसल तक आना हो, तो इसको ये 4 सेल लेयर पार करनी है। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस। रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? थिकनेस के। मतलब कि ये एब्जॉर्प्शन में भी बहुत ज्यादा काम नहीं आने वाली है। तो हमने यहां पर कहा कि कंपाउंड एपिथेलिया हैज लिमिटेड रोल किस किस के अंदर? इन सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो सेक्रीशन में और एब्जॉर्प्शन में इसका कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं होता। तो सेक्रीशन और एब्जॉर्प्शन के अंदर इस एपिथेलियम का रोल क्या है? एकदम लिमिटेड, बहुत ज्यादा रोल नहीं है। फिर आपने कहा कि ये जो एपिथेलिया है, अब इसको देखो, अगर मैं मान लूं कि मेरे पास एक एपिथेलिया होती जिसमें सेल की एक सिंगल लेयर पाई जाती है, और यहां एपिथेलिया है जिसमें सेल की कितनी लेयर है? 4। ठीक। अब अगर मान लो सामने से कोई एक तुम्हारा दोस्त है, ठीक, जो एकदम पागल हो गया है, ठीक, इधर तो दौड़ भाग रहा है, सबको जो चोट पहुंचा रहा है, और वो कहीं मैदान से बाहर भागने की कोशिश कर रहा है। तो फील्ड के गेट पे तुम 4 दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हो गए उसको रोकने के लिए। ठीक। वो आया, उसने आके तुम में धक्का मारा, तुम्हारा हाथ छूटा, और वो बीच की जगह में से निकल करके क्या हुआ? भाग गया। वहीं पर अगर मान लो तुम दोस्त होते 15-16, तुमने क्या किया? 4 सबसे आगे खड़े हो जाओ, 4 उसके पीछे, फिर 4 उसके पीछे, और फिर 4 उसके पीछे। ठीक। अब ऐसे लोग खड़े हो गए। अब वो आए, आके उसने धक्का मारा। चाहे जितना ताकतवर हो, पर संगठन में ही तो शक्ति है कि नहीं? होती है ना? तो बताओ, इतने बच्चों की जो लेयर बनी, उस लेयर को पार करके वो भाग पाएगा क्या? नहीं। लड़के ने आकर के जो टक्कर मारी वो मैकेनिकल स्ट्रेस थी ना। यानी कि मैकेनिकल स्ट्रेस से जब भी अगर बचना हो, तो आपके काम कौन आएगा? मल्टीपल लेयर काम आएंगी। न केवल मैकेनिकल स्ट्रेस, बल्कि जब भी अगर केमिकल स्ट्रेस से अगर खुद को प्रोटेक्ट करना हो, तब भी यही काम आएगा। मान लेते हैं बेटा कोई एसिड है, कोई बेस है, कोई हार्मफुल सब्सटेंस है। वो हार्मफुल सब्सटेंस अगर यहां पर मौजूद है, तो उस हार्मफुल सब्सटेंस के यहां तक आने के चांसेस कम है, क्योंकि यहां सेल लेयर आपके पास क्या है? ज्यादा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो कंपाउंड एपिथेलिया है, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल एंड केमिकल स्ट्रेस? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसके अगेंस्ट? मैकेनिकल और केमिकल स्ट्रेस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो मैकेनिकल और केमिकल स्ट्रेस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्या ये बात हमको समझ में आ जाती है? स्ट्रेस का मतलब क्या हुआ? चाहे आप मैकेनिकल फोर्स लगाएं, केमिकल का मतलब हुआ चाहे आप कोई केमिकल को इसे इंट्रोड्यूस कर दें, तो उन सारी कंडीशन में ये आपको क्या करेगी? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देगी। तो हमने कहा कि साहब मैकेनिकल और केमिकल स्ट्रेसेस ने प्रोटेक्शन प्रोवाइड की। अब जो ये कंपाउंड एपिथेलियम है, इस कंपाउंड एपिथेलियम को बेटा हम बेस्ड ऑन एबिलिटी टू स्ट्रेच, बेस्ड ऑन एबिलिटी टू स्ट्रेच, स्ट्रेच का मतलब क्या हुआ? खींचना। इसको खींचने की जो क्षमता है, खींचने की जो एबिलिटी है, उसके बेसिस पर हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला टाइप कहा जाता है स्ट्रेचेबल। पहला टाइप कौन सा रहेगा? स्ट्रेचेबल होगा। और अगला टाइप हो जाता है आपका नॉन स्ट्रेचेबल। ध्यान दें, ये क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, पर ये आगे एक्सक्रीशन चैप्टर में आपके काम आने वाला है। जब आप ह्यूमन फिजियो पढ़ेंगे ना, एक्सक्रीशन में काम आता है ये, इसलिए एनसीईआरटी से बाहर होने के बावजूद अपन इसे पढ़ रहे हैं। तो पहला मैंने कहा स्ट्रेचेबल, दूसरा नॉन स्ट्रेचेबल। इसे खींचा जा सकता है और इसे खींचा नहीं जा सकता। ऐसे समझना कि जब भी अगर खींचोगे तो यहां पे शेप बदलेगी। अगर खींचोगे तो यहां पे शेप बदलेगी, जबकि यहां नहीं बदलेगी।
अब देखो, मिठाई का डब्बा देखा है पक्का? मिठाई खाई है? सबसे पसंदीदा मिठाई कौन सी? रसगुल्ला। बंगाल से हो तो कहां से हो? तो भी रसगुल्ला। सोन पापड़ी पसंद कर सकते हो तुम। मथुरा का पेड़ा भी है, आगरा का पेठा भी है। तो ऐसे मतलब बंगाली बनने की कोशिश क्यों? अच्छा टेस्ट। अच्छा रसगुल्ला में काला कि सफेद? और गोरा होना चाहते हो तुम? ये बालक गोरा होना चाहता है इसीलिए सफेद वाला रसगुल्ला खाता है। ठीक। देखिए, मिठाई के डब्बे पर रबड़ लगाते हैं अपन बंद करने के लिए। वो रबड़ को अपन लूज रखें और फिर उसे खींचें। जब लूज रखते हैं तो रबड़ की ऊंचाई ज्यादा, मोटाई ज्यादा होती है, लंबाई कम। खींचा तो रबड़ की ऊंचाई कम, लंबाई ज्यादा। रबड़ की शेप बदली कि नहीं? बदल गई ना? ऐसे। अब मान लो तुम्हारे पास एक धागा हो। ठीक। तुम्हारे पास क्या हो? एक धागा। जैसे कि लेट से मान लेते सूतली। सूतली जानते हो? हाँ, मान लेते सूतली हो, उसको खींचो। क्या खींचने पे सूतली की शेप बदलेगी? नहीं, वैसे की वैसी रहेगी। मतलब कि जो रबड़ थी वो रबड़ कैसी है? स्ट्रेचेबल। और सूतली को हमने क्या कहा? कैसी है? नॉन स्ट्रेचेबल। तो हमने कहा ये दो टाइप का हो गया, स्ट्रेचेबल और नॉन स्ट्रेचेबल। स्ट्रेचेबल में क्योंकि शेप बदल रही थी खींचने पर, तो इसीलिए स्ट्रेचेबल को आप बोलते हैं ट्रांजिशनल। क्या कहा जाता है? ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल वर्ड जो है सॉरी, ट्रांजिशनल वर्ड बेटा आया है ट्रांजिशन वर्ड से। कहां से आया? ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब होता है परिवर्तन। ट्रांजिशन मतलब परिवर्तन। जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बदले। स्टेट का मतलब हुआ जैसे कि मान लो एक स्टेट ऑफ मैटर से दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में अगर बदलता है, जैसे कि मान लो अगर लिक्विड से सॉलिड बना, सॉलिड से गैस बना, तो अपन क्या कहेंगे कि यहां क्या हुआ? ट्रांजिशन हुआ ना। तो ऐसे ही क्योंकि इपिथीलिया बदल जाती है, तो इसीलिए आप इसे क्या कहते हैं? ट्रांजिशनल इपिथीलिया कहते हैं। ट्रांजिशनल इपिथीलिया में देखेंगे सबसे पहले यहां पर जो सेल्स पाई जाती हैं, बेटा कंपाउंड इपिथीलिया तो मल्टीपल लेयर ऑफ सेल होंगी। सबसे पहले यहां पर जो सेल पाई जाती है नीचे की लेयर में, ये सेल्स लगभग क्यूबॉइडल होती है। तो नीचे की लेयर की जो सेल्स रहेंगी, इन सेल्स का शेप लगभग कैसा रहेगा? क्यूबॉइडल। तो नीचे की लेयर में क्यूबॉइडल सेल है। यहां पर एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है, पर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन बाकी बेसमेंट मेम्ब्रेन के कंपैरिजन में कंपैरेटिवली कैसी रहेगी? पतली। तो थोड़ी सी पतली। अब इसके ऊपर जो अगली सेल लेयर है वहां पर जो सेल्स पाई जाती हैं, ये सेल्स लगभग ऐसे अम्ब्रेला शेप्ड होंगी। तो ये सेल क्या है बेटा? अम्ब्रेला शेप्ड है। अम्ब्रेला शेप्ड होने का पर्पज ये है कि सेल्स बहुत ज्यादा एक दूसरे से जुड़ी ना हो। ध्यान देंगे, यहां देखिए नीचे वाली सेल के केस में, तो नीचे वाली सेल में अगर आप देखेंगे तो इतनी जगह आपस में जुड़ी ना, ऊपर वाली सेल में केवल इतनी ही जगह आपस में जुड़ी। तो बहुत ज्यादा जगह आपस में नहीं जुड़ी होनी चाहिए, इसलिए ऊपर की सेल्स कैसी होती हैं? अम्ब्रेला शेप्ड होती हैं। फिर आपने कहा कि यहां पर अम्ब्रेला शेप्ड सेल्स की लगभग 2 से 3 लेयर यहां पर पाई जाएंगी। तो 2 से 3 लेयर यहां पर पाई जा रही हैं, जो सेल्स कैसी हैं? अम्ब्रेला शेप्ड हैं। फिर आपने कहा सबसे ऊपर की जो सेल लेयर है वहां की सेल्स ओवल होंगी। तो ये ऊपर की सेल लेयर में जो सेल्स हैं, इन सेल्स का शेप बेटा कैसा रहेगा? ओवल होगा। तो अब देखिए, आपने कहा कि नीचे की जो सेल लेयर है, यहां पे सेल्स का शेप कैसा है? क्यूबॉइडल। तो हमने कहा कि नीचे की तरफ क्यूबॉइडल सेल्स पाई जाती हैं। बीच में आपने कहा कि यहां पे जो सेल्स हैं दे आर अम्ब्रेला शेप्ड। और अम्ब्रेला शेप्ड होने का पर्पस क्या था? कि कम से कम जगह पे एक दूसरे से जुड़ी हो। सबसे ऊपर की जो सेल्स हैं, इनका शेप कैसा रहेगा? ओवल।
तो बोलो ये तीन बातें अपने को समझ में आई। बेसल सेल लेयर क्यूबॉइडल, बीच वाले अम्ब्रेला शेप, सबसे ऊपर के ओवल, और यहां पर ये नीचे की तरफ एक बेसमेंट मेम्ब्रेन मौजूद है। पर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये आपने कहा कि ये होती है थिन, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन बाकी के कंपैरिजन में कैसी रहेगी, थिन होगी, तो थोड़ी सी पतली होती है। अब ये जो एपिथेलियम है, ये एपिथेलियम थी रिलैक्स्ड कंडीशन में, अब हम इसे कराते हैं स्ट्रेच। अब क्या कराने वाले हैं, स्ट्रेच कराने वाले हैं। तो दो स्टेट में है, पहला हमने कहा रिलैक्स्ड स्टेट, जब ये रिलैक्स्ड स्टेट में होगी तो ये एपिथेलियम ऐसी है, जब अगर आप खींचेंगे तो खींचने पर एपिथेलियम बदलेगी। कब और कहां बदलेगी समझिएगा। आपका यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या होता है, स्टोरेज ऑफ यूरिन। ब्लैडर का काम क्या है, स्टोरेज ऑफ यूरिन। जब ब्लैडर खाली होता है तो ब्लैडर का वॉल्यूम लगभग 50 ml के आसपास होता है। कितना, लगभग जब इसमें यूरिन 200 ml के आसपास हो जाती है तो हमारी मिक्टुरेशन या वॉइडिंग ऑफ यूरिन की इच्छा जागृत होती है, यानी कि अपने को टॉयलेट आना शुरू होती है। मैक्सिमम इसमें लगभग 800 से 900 ml यूरिन स्टोर की जा सकती है। 50 उधर 800, ब्लैडर का साइज कितने गुना बढ़ा, 16 गुना, 16 गुना बढ़ा ना। तो जब अगर ब्लैडर फैलेगा तो ब्लैडर को लाइन करने वाली जो एपिथेलियम है वो भी तो फैलेगी। अगर ब्लैडर फैला तो ब्लैडर को लाइन करने वाली एपिथेलियम भी फैलेगी, यानी कि अब आपको एपिथेलियम जो चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए जो कि फैल सके, ठीक, 16 गुना तक फैल सके। तो अब आपने कहा कि जब ये खिंचेगा यानी कि ब्लैडर क्या होगा, फैलेगा। जब ये ब्लैडर फैलेगा तो सबसे पहला जो परिवर्तन आता है वो ये है कि यहां जो बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑलरेडी काफी थिन थी, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन और भी ज्यादा पतली हो गई। तो देखिए, बेसमेंट मेम्ब्रेन यहां पतली थी, वहां जाके और भी ज्यादा पतली हो गई, जिसको हम कह सकते हैं कि बेसमेंट मेम्ब्रेन लगभग दिखना बंद हो जाती है, ऑलमोस्ट डिसअपियर हो जाती है। तो मैंने कहा कि यहां पर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑलमोस्ट डिसअपियर हो जाती है, यानी कि दिखना बंद हो जाती है। ध्यान रखें, किसी चीज का डिसअपियर होना यानी कि दिखना बंद होना और ना होना दो अलग अलग बातें। जैसे अनिल कपूर की एक पिक्चर थी मिस्टर इंडिया, नाम सुना है, मिस्टर इंडिया में उसके पास एक घड़ी थी, वो घड़ी पहन के गायब हो जाता था, गायब हो जाता था, पर वहां होता था कि नहीं, और एक स्पेशल कलर के कांच से वो दिखाई भी देता था। कौन से, लाल कलर के, रेड कलर के ग्लास से देखो तो वो दिखाई दे जाता था। तो अनिल कपूर क्या हुआ, वॉज एब्सेंट और डिसअपियर्ड, डिसअपियर। तो यहां आपने कहा बेसमेंट मेम्ब्रेन है, पर ये क्या हो गई है, डिसअपियर हो गई, एब्सेंट नहीं है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है पर डिसअपियर। फिर आपने कहा कि अब क्योंकि सेल को खींचा गया है तो खींचने की वजह से यहां जो सेल्स हैं इनकी हाइट कंपैरेटिवली, बेटा बेसल सेल की हाइट कंपैरेटिवली क्या हो जाएगी, कम। तो देखो, जिस सेल की हाइट अभी तक थी ज्यादा, अब उस सेल की हाइट क्या हो गई, कम। तो आपने कहा कि यहां पर सेल्स की हाइट कंपैरेटिवली कम, जो सेल्स अम्ब्रेला शेप्ड थी, ये अम्ब्रेला शेप्ड सेल्स ज्यादा फैली। समझिए, ये एनिमल सेल है जिसके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है, तो इस वजह से क्या होगा कि सेल काफी ज्यादा फैल सकती है, काफी ज्यादा खींची जा सकती है, तो सेल स्ट्रेच हुई। इससे ऊपर की जो सेल लेयर थी, यहां ऊपर की सेल लेयर की सेल्स भी काफी ज्यादा स्ट्रेच हुई और ये लगभग इस शेप के अंदर आ गई। तो अपन ने कहा कि इससे ऊपर की जो सेल लेयर है, इन सेल्स की भी हाइट कम हुई और ब्रेथ कंपैरेटिवली बढ़ गई। सबसे जो अपर मोस्ट लेयर की सेल थी जो कि ओवल थी, ये सेल्स भी अब ऑलमोस्ट फ्लैट हो गई
यानी कि सेल्स कुछ ऐसे होंगे। जब ये ऐसे हुए तो अब आपने देखा कि इनकी लंबाई क्या हुआ, बढ़ गई। यहां जब लंबाई बढ़ी तो अब आपने कहा कि यहां पर जो सेल्स हैं ये कैसी हो गई, फ्लैट। तो अपन क्या कह सकते हैं कि दीज आर फ्लैट एंड सेल्स। तो सेल्स कैसी हो गई, फ्लैट। तो फ्लैट हो जाती है। यहां पर देखिए, इस पोजीशन से जब ये रिलैक्स होगी तो यहां आ जाएगी, यहां से जब स्ट्रेच होगी तो इस वाली कंडीशन में आ जाएगी। मतलब कि ये एपिथेलियम अपने दो फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करती है। पहला तो खिंचा हुआ और दूसरा रिलैक्स। पहला खिंचा हुआ, दूसरा रिलैक्स। ये वो कंडीशन है जबकि यूरिन भरी है, और ये वो कंडीशन है जबकि यूरिन भरी हुई नहीं है। तो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। आप समझिए, यूरिन टॉक्सिक सब्सटेंस है, अपनी बॉडी के लिए हार्मफुल है। ब्लैडर को, यूरिनरी ब्लैडर को यूरिन अपने पास स्टोर करके रखनी है। अब अगर यूरिन डायरेक्टली बेटा इन सेल्स के कांटेक्ट में होगी तो क्या यूरिन इन सेल्स को नुकसान पहुंचाएगी? हाँ भाई, यूरिन के अंदर यूरिया है, टॉक्सिक मटेरियल है, उनकी तो प्रकृति ही है कि उन्हें चीजों को नुकसान पहुंचाना है। अब आपको अरेंज करना है कि आप इसको नुकसान से कैसे बचाएंगे। तो नुकसान से बचाने के लिए यहां पर क्यूटिकल की एक पतली लेयर पाई जाती है। और बोलो, क्या क्यूटिकल नाम के मॉलिक्यूल का नाम सुना है आपने? क्यूटिकल अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, एक बैरियर की तरह काम करता है, वाटर को पेनिट्रेट होने से रोकता है। तो आपने कहा कि यहां पर ऊपर की तरफ थिन लेयर किसकी पाई जाएगी? तो आपने कहा कि ऊपर की तरफ देयर विल बी थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल। तो ये जो क्यूटिकल की लेयर है ये क्या काम कर रही है कि यहां जो यूरिन भरा है वो यूरिन इसकी सेल्स के कांटेक्ट में ना आए, इसकी सेल्स को नुकसान ना पहुंचाए। इस चीज को एंश्योर कौन करता है? क्यूटिकल एंश्योर करती है। तो ऊपर की तरफ एक लेयर किसकी पाई जाती है? क्यूटिकल की। अभी तक ध्यान दो, मैंने बात की है यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। हर बार किसकी बात की? यूरिनरी ब्लैडर की। तो ये जो एपिथेलियम है ये पाई कहां जाती है? तो बच्चे, पाई जाती है यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर पर। कहां कहां पाई जा रही है? यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर्स पर पाई जाती है। यूरिनरी ब्लैडर कितना होता है? एक। यूरेटर कितने हैं? दो। क्योंकि ये यूरिनरी ऑर्गन्स के अंदर ही पाई जाती है तो इसीलिए ट्रांजिशनल इपिथेलियम को हम एक और नाम देते हैं, हम इसे कहते हैं यूरोथीलियम। तो ट्रांजिशनल इपिथेलियम का एक और नाम सुंदर सा क्या है? यूरोथीलियम। वर्ड को आप तोड़ेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो आपको मिलेगा यूरो और थीलियम। यूरिनरी इपिथेलियम, वो इपिथेलियम जो यूरिनरी ऑर्गन्स में पाई जाए उसको क्या कहा जाता है? यूरोथीलियम नाम दिया जाता है। तो बोलो, इतनी बात समझ में आई? ये जो स्ट्रेचेबल इपिथेलियम है इसकी लोकेशन कितनी याद रखनी है? तो पहला यूरिनरी ब्लैडर और दूसरा यूरेटर। लिखो फटाफट इसे, फिर आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़े। कितने बच्चों का रह गया अभी? लिखो लिखो, आराम से लिखो। क्या बेटा? हाँ, वही होगा ना कि जैसे न्यूक्लियस है वो भी कंपेटिवली फ्लैट हो जाएगा। पहले जैसे सेल जब तक क्यूबॉइडल थी या अम्ब्रेला शेप था, तब तक न्यूक्लियस लगभग कैसा रहेगा? राउंड होगा। जब खींचेगी तो न्यूक्लियस भी कोई रिजिड स्ट्रक्चर तो है नहीं, फ्लेक्सिबल है ना, तो न्यूक्लियस भी साथ में क्या होगा? थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा, तो फ्लैटेंड हो जाएगा। हाँ, ये वही बेसमेंट मेम्ब्रेन है। बाकी एपिथेलियम के कंपैरिजन में यहां थिन थी, और खींचने पे क्या हुआ कि ऑलमोस्ट डिसअपीयर हो गई। चलिए अब बढ़ा जाए आगे। देखिए, आपने कहा कि एबिलिटी ऑफ स्ट्रेच के कंपेयर बेसिस पर स्ट्रेचेबल और नॉन स्ट्रेचेबल दो टाइप की है। स्ट्रेचेबल के बारे में हमने बात कर ली, जिसे आपने ट्रांजिशनल एपिथेलियम और यूरोथेलियम नाम दिया। अगला आया नॉन स्ट्रेचेबल। तो अब जरा बात करते हैं नॉन स्ट्रेचेबल एपिथेलियम के बारे में। जब आप देखते हैं नॉन स्ट्रेचेबल एपिथेलियम को, तो बच्चे आपको याद रखना है कि नॉन स्ट्रेचेबल एपिथेलियम को एक और नाम मिलता है। इसे कहा जाता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। क्या बोलते हैं इसे? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम नाम दिया जाता है। और एनसीईआरटी बस इसी के बारे में बात करती है यहां पर। देखिए, स्ट्रेटिफाइड, क्या आपको इसमें से स्ट्रेटा वर्ड झांकता हुआ दिखता है ना? स्ट्रेटा का मतलब क्या हुआ? लेयर्स। तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में क्या होगा कि यहां पर क्या पाई जा रही होंगी? सेल लेयर्स मौजूद होंगी। तो आपने कहा कंपाउंड एपिथेलियम कितने टाइप की हुई? दो। पहला कौन सा? स्ट्रेचेबल। दूसरा नॉन स्ट्रेचेबल। नॉन स्ट्रेचेबल का दूसरा नाम क्या है? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में आप देखिए, यहां पर अगर आप सेल्स को देखेंगे, तो आपको यहां की जो सेल्स हैं, इनमें दिखाई देगा कि ये नीचे की तरफ मौजूद है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक, ये बेटा मैंने यहां कंटिन्यूअसली बना दी। ये नीचे जो स्ट्रक्चर है, ये क्या हो गई? बेसमेंट मेम्ब्रेन है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सबसे नीचे की जो सेल लेयर है, हम एनसीईआरटी में देख रहे हैं, तो हमें दिखाई दे रहा है कि यहां लगभग 5 सेल लेयर है। तो यहां पर सबसे नीचे की जो सेल लेयर है, इसकी सेल्स लगभग क्यूबॉइडल होती है। नीचे वाली सेल लेयर जो रहेगी, नीचे वाली सेल लेयर की सेल्स लगभग कैसी होंगी बेटा? क्यूबॉइडल। न्यूक्लियस होगा इनका राउंड। क्योंकि ये सेल लेयर सबसे नीचे की तरफ है, तो क्या मैं इसे बेसल सेल लेयर कह सकता हूं? क्या कह सकता हूं? बेसल सेल लेयर। बोलो जरा, इसे क्या कहा जाएगा? बेसल सेल लेयर। बेसल सेल लेयर में हमें दिख रहा है कि जो सेल्स हैं, इनका शेप कैसा होता है? क्यूबॉइडल। तो हमने कहा कि बेसल सेल लेयर की जो सेल्स हैं, इनका शेप होता है क्यूबॉइडल। अगली बात, ये जो बेसल सेल लेयर है, जिसकी सेल्स का शेप क्यूबॉइडल है, इस बेसल सेल लेयर को हम नाम देते हैं स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। क्या कहा जाता है? स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम नाम दिया जाता है। ये जो स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम है, इसको और कहा जाता है जर्मिनल लेयर। और क्या बोलते हैं बेटा? जर्मिनल
लेयर कहा जाता है। जब बात आती है जर्मिनल, तो जर्मिनल टर्म का मतलब अपने को दिखाई क्या देता है? जर्मिनेट। जर्मिनेट का मतलब हुआ रिप्रोड्यूस करना, नई नई सेल्स को बनाना। तो इस चीज को अपन क्या कहेंगे? जर्मिनल कहेंगे। तो आपने जर्मिनल लेयर क्यों कहा? तो जर्मिनल लेयर इसलिए कहा क्योंकि ये जो सेल्स हैं, these cells divide to form other cells, यानी कि बाकी की जो सेल्स हैं, इन सेल्स का फॉर्मेशन कौन करता है? तो फॉर्मेशन करने वाली यही सेल लेयर है। मतलब कि एनसीईआरटी में जो डायग्राम में अपने को 5 सेल लेयर दिखाई दिए, इनमें से ऊपर की जो 4 सेल लेयर थी, उन 4 सेल लेयर के पापा कौन? तो इनके पापा कौन है? ये बेसल सेल लेयर। यही है जो रिप्रोड्यूस करती है, और इसके रिप्रोड्यूस करने से बाकी की सेल लेयर्स आती हैं। तो बाकी की सेल लेयर क्योंकि इसी से आती हैं, तो इसीलिए आप क्या बोलते हैं? इसे स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम नाम देते हैं। इधर जो बीच की सेल लेयर्स हैं, इनकी शेप बेटा इरेगुलर होती है। क्योंकि सेल्स की शेप इरेगुलर है, इसीलिए आप बोल देते हैं कि यहां की जो सेल्स हैं, दे आर पॉलीगोनल इन शेप। तो यहां की सेल्स का शेप कैसा रहेगा बेटा? पॉलीगोनल होता है। पॉलीगोनल का मतलब हुआ कि ये अलग अलग शेप की सेल्स होती। तो ये जो सेल लेयर्स हैं, इनके बारे में आपने कहा दे आर पॉलीगोनल इन शेप, यानी कि इनकी शेप बहुत ज्यादा डिफाइंड नहीं होती। तो इंटरमीडिएट लेयर की जो सेल्स हैं, इनका शेप कैसा रहेगा बेटा? पॉलीगोनल होता है। तो हमने कहा इंटरमीडिएट लेयर की सेल्स का शेप कैसा रहेगा? पॉलीगोनल होगा। अब इसके बाद बात आती है सबसे ऊपर की सेल के बारे में। देखो, अभी तक 4 लेयर हो गई। ये जो चारों लेयर है, इनके बारे में समझिए कहानी क्या थी। इस लेयर ने सबसे पहले जब रिप्रोड्यूस किया था, तो लेयर बनी थी ये ऊपर वाली। फिर इसने रिप्रोड्यूस किया, तो ये लेयर बनी, जो इसके कहां गई? नीचे। तो इसने ऊपर वाली सेल लेयर को और ऊपर धकेल दिया। फिर इस लेयर ने रिप्रोड्यूस किया, तो सेल लेयर कौन सी बनी? ये। इसने क्या किया? और सेल को ऊपर की तरफ धकेल दिया। मतलब कि ये जितनी भी सेल्स हैं, वो सारी सेल्स किसके बच्चे हैं? तो ये नीचे वाली सेल लेयर के बच्चे हैं। इसीलिए इसको नाम दिया जा रहा है स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। ये अकेली सेल लेयर है जो कि डिवाइड कर रही है, इसके अलावा बाकी कोई सेल लेयर डिवाइड नहीं करती। फिर आपने कहा यहां ऊपर की जो सेल लेयर है, इन सेल्स की शेप के बेसिस पर हम इस एपिथेलियम को क्लासिफाई करने वाले हैं। ध्यान से सुनेंगे। अपर मोस्ट लेयर की सेल्स के शेप के बेसिस पर वी आर गोइंग टू क्लासिफाई दिस एपिथेलियम। यानी कि अपर मोस्ट लेयर की सेल्स शेप में स्क्वामस हो सकती हैं, दे कैन बी क्यूबॉइडल, दे कैन बी कॉलमनर। अपर मोस्ट लेयर की सेल स्क्वामस, क्यूबॉइडल या कॉलमनर हो सकती हैं। तो आपने कहा कि यहां पर मान लेते हैं कि अपर मोस्ट लेयर की सेल्स का जो शेप है, वो हमने यहां मान लिया कि ये लगभग स्क्वामस है। अभी के लिए अपन ने क्या माना है कि अपर मोस्ट लेयर की सेल्स का शेप कैसा है? स्क्वामस है। तो मैं यहां पर अब कह रहा हूं कि बेस्ड ऑन शेप ऑफ सेल्स ऑफ अपर मोस्ट लेयर, तो अपर मोस्ट लेयर की जो सेल्स हैं, इनके शेप के बेसिस पर हम इसे फर्दर क्लासिफाई करते हैं। अब इसे फर्दर जब क्लासिफाई करेंगे, तो हम यहां इसके जो टाइप बनाएंगे, इसमें देखिए, पहला हो सकता है कि कॉलमनर हो। पहला कैसा हो सकता है? कॉलमनर। अगला ये हो सकता है कि क्यूब लाइक हो सकता है ना। और ये हो सकता है कि स्क्वामस हो। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है? कि ये हो सकता है कैसा हो जाए? स्क्वामस हो।
तो हमने कहा कि तीसरी पॉसिबिलिटी है कि एक ऐसा हो जाए स्क्वामस। ध्यान दीजिए, जब ये बच्चे कॉलमनर होगा, जब ये कॉलमनर होगा तो अब आप इसे क्या कहेंगे? आप नाम देंगे स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर इपिथीलिया। क्या कहेंगे? स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर इपिथीलिया कहेंगे। वो लोग कहेंगे कि नहीं? इमेजिन कीजिएगा, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर इपिथीलियम में जो ऊपर की लेयर की सेल्स हैं ये ऐसी चपटी नहीं होगी, ये सेल्स शेप में कैसी रहेंगी? कॉलमनर। मतलब सेल की हाइट ज्यादा होगी, न्यूक्लियस बेस के पास होगा, और ये सेल्स कैसी होंगी? कॉलमनर। तो आप इसे क्या कहेंगे? स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर इपिथीलिया। स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर इपिथीलिया होती है दो टाइप की। कितने टाइप की है? दो। पहला, आपने कहा कि सिलिएटेड हो सकती है। पहला आपने क्या कहा? सिलिएटेड। और दूसरा आपने कहा नॉन सिलिएटेड। सिलिएटेड का मतलब हुआ कि फ्री एंड पर क्या मौजूद हो? सिलिया। जबकि नॉन सिलिएटेड का मतलब है सिलिया नहीं हो। इमेजिन करेंगे, ये जो सेल हैं कॉलमनर हैं, इनके ऊपर सिलिया पाए जा रहे हैं, तब ये कैसा होगा? सिलिएटेड स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर इपिथीलिया। सेल्स ऊपर की लेयर की कॉलमनर है, सिलिया नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? नॉन सिलिएटेड स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर इपिथीलिया। सिलिएटेड स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर इपिथीलिया ये पाई जाती है लैरिंग्स पर। कहां मौजूद है? लैरिंग्स। लैरिंग्स को बच्चों हमारे अंदर बोलते हैं साउंड बॉक्स। लैरिंग्स को क्या बोलते हैं? साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स कहा जाता है। हम जो कुछ बोलते हैं उस साउंड वेव को प्रोड्यूस करना काम किसका होता है? लैरिंग्स का। जैसे अपने अंदर लैरिंग्स होता है, ऐसे ही बर्ड के अंदर होता है सिरिंग्स। बर्ड में क्या पाया जाता है? सिरिंग्स। हमारे अंदर क्या है? लैरिंग्स। तो लैरिंग्स पर कौन सी एपिथेलियम है? सिलिएटेड स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलिया। वहीं पर नॉन सिलिएटेड में एग्जाम्पल होता है आपके पास इपीग्लॉटिस। तो यहां एग्जाम्पल क्या हुआ? इपीग्लॉटिस। क्या है इपीग्लॉटिस? ये ढक्कन है जो ट्रैकिया को बंद करता है। याद है ना, जब आप खाने को स्वेलो करते हैं, जब आप पानी पीते हैं, तब आपके ट्रैकिया को यानी कि आपके ग्लॉटिस को बंद करना किसका काम था? इपीग्लॉटिस का काम था। तो इपीग्लॉटिस क्लोज किसे करता है? ग्लॉटिस को। इपीग्लॉटिस पर ये कैसा है? नॉन सिलिएटेड है, जबकि लैरिंग्स पर कैसा रहेगा? सिलिएटेड। अब देखिए, अगर सेल्स का शेप क्यूब लाइक हो, तो क्यूब लाइक होने पर आप इसे नाम क्या देंगे? तो इसे क्या कहा जाएगा? स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलिया। क्यूब लाइक होने पर मैं क्या नाम दे दूंगा? स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलिया मैं नाम दूंगा। तो मैंने कहा कि ये हो जाएगा स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलिया। और स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलिया पाई जाती है डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। कहां मौजूद है बेटा? डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स एंड पेनक्रियाटिक डक्ट। और कहां मौजूद है? पेनक्रियाटिक डक्ट पर। तो आपने कहा डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स और पेनक्रियाटिक डक्ट्स। सलाइवरी ग्लैंड आप जानते हैं एक्टोक्राइन है, इसके अंदर डक्ट होगी ही। सलाइवा को हमने एक्टोक्राइन ग्लैंड के सेक्रीशन में लिया था। पेनक्रियास में हमने कहा था दो तरह के पार्ट हैं, एक्टोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्टोक्राइन पार्ट का नाम क्या था? एसाइनी। एंडोक्राइन पार्ट का नाम था आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। एसाइनी वाला जो पार्ट है, वहां से पेनक्रियाटिक जूस को लेकर के आना काम किसका था? पेनक्रियाटिक डक्ट का काम था। फिर अगला, अगर ये सेल्स क्या हो? जबकि स्क्वेमस हो जाए। अगर ये सेल बच्चे स्क्वेमस होगी, तो इसको स्क्वेमस होते ही आप नाम क्या दे देंगे? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलिया, जो कि आपको एनसीईआरटी के डायग्राम में दिख रहा है।
तो एनसीईआरटी की डायग्राम में अपर मोस्ट लेयर की सेल स्क्वामस दिख रही है। अब स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम के दो टाइप होते हैं। कितने टाइप होंगे? दो। पहला टाइप, इसका कहा जाता है केराटिनाइज्ड। पहले टाइप को क्या कहा बच्चे हमने? केराटिनाइज्ड। और दूसरा टाइप कहा गया नॉन केराटिनाइज्ड। तो कितने टाइप हुए? दो, केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड। सबसे पहले इन नामों का मतलब क्या है? तो केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड में हमें केराटिन वर्ड दिखाई देता है। केराटिन नाम एक प्रोटीन का है। किसका नाम है? प्रोटीन का नाम। ये केराटिन प्रोटीन आपके नेल्स और आपके हेयर्स में पाई जाती है। तो नेल और हेयर्स में मौजूद इस प्रोटीन का नाम क्या है? केराटिन। ये केराटिन एक वाटरप्रूफ प्रोटीन है। कैसी प्रोटीन होती है? वाटरप्रूफ। यानी कि जहां भी केराटिन होगी वहां पे पानी टिक नहीं सकता है, वहां पर पानी नहीं पाया जाएगा। तो अब क्या हुआ? केराटिनाइज्ड का मतलब समझिए। ये टर्म आपकी कह रही है कि ये जब केराटिनाइज्ड होगा तब अपर मोस्ट लेयर की सेल्स के साइटोप्लाज्म में क्या मौजूद होगा? केराटिन। अपर मोस्ट लेयर की सेल्स के साइटोप्लाज्म में क्या होगा? केराटिन। और केराटिन कैसी प्रोटीन है? वाटरप्रूफ। अगर वाटरप्रूफ प्रोटीन है तो क्या केराटिन के रहते हुए पानी का रहना संभव है? नहीं। और बिना पानी के क्या जिंदगी संभव है? नहीं। तो जिस सेल में केराटिन का डिपोजिशन होगा वो सेल जिंदा होगी कि मर जाएगी? मर जाएगी। सेल क्या होगा? मर जाएगी। यानी कि सेल कैसी होगी? डेड। तो यहां केराटिनाइज्ड में आपने कहा कि सेल्स ऑफ साइटोप्लाज्म of uppermost layer of cell. इसके अंदर क्या मौजूद होता है? केराटिन। तो अपर मोस्ट लेयर ऑफ सेल के साइटोप्लाज्म में क्या मौजूद है? केराटिन प्रेजेंट है। तो आपने कहा कि अपर मोस्ट लेयर की जो सेल्स हैं, इन सेल्स के साइटोप्लाज्म के अंदर क्या पाया जा रहा है? केराटिन। तो आपने कहा कि दीज सेल्स आर डेड। ये सेल कैसी होती है? डेड। अब मान लो कोई सेल मर गई है, क्या उसको न्यूक्लियस की जरूरत है? नहीं। न्यूक्लियस तभी तो चाहिए जब ये सेल जिंदा हो। तो यानी कि ये सेल कैसी है? डेड है और डीन्यूक्लिएटेड है। सेल कैसी होती है? डेड और डीन्यूक्लिएटेड सेल होती है। ये डेड और डीन्यूक्लिएटेड सेल कहां पर पाई जाती है, या इस तरीके की इपिथीलिया समझिएगा। वो इपिथीलियम जिसमें अपर मोस्ट लेयर की सेल्स शेप में स्क्वेमस हैं, इनके अपर मोस्ट लेयर की सेल मरी हुई हैं, इनके अंदर केराटिन डिपॉजिटेड है और केराटिन वाटरप्रूफ प्रोटीन है। तो ये इपिथीलियम जहां कहीं भी पाई जाएगी वहां पर ये वाटर प्रूफिंग करेगी ना, वहां पर ये क्या करेगी? एक वाटरप्रूफ लेयर बना देगी। और ये जो है पाई जाती है हमारी स्किन में। कहां मौजूद होती है बेटा? स्किन पर। स्किन के अलावा आप नेल्स का भी एग्जांपल ले सकते हैं, यहां पर ये पाई जाती है। अब देखिए स्किन और नेल्स पर ये क्या बनाती है? वाटरप्रूफ लेयर बनाती है। समझिएगा, हम मैमल्स हैं, वर्टिब्रेट्स में या कॉर्डेट में हमसे पहले के जो एनिमल रहे वो रेप्टाइल थे, बर्ड्स थे। उससे पहले कौन थे? एम्फीबिया यानी कि मेढक। क्या पूरी तरीके से इनका जीवन पानी से मुक्त होता है? नहीं, पानी पे डिपेंडेंट होते हैं। उससे पहले के एनिमल यानी कि फिशेस पूरी तरीके से पानी में रहते हैं। पानी से बाहर निकल के आते समय एक बहुत जरूरी आवश्यकता थी कि हमें वाटर कंजर्वेशन आना चाहिए, हमें अपनी बॉडी में पानी कैसे बचाना है वो आना जरूरी है। क्योंकि हमारी बॉडी में पानी है 70%। कितने परसेंट है? 70। बाहर एटमॉस्फेयर में इतना पानी नहीं है। तो अगर हमारे ऊपर कोई वाटरप्रूफ लेयर नहीं होगी तो हमारी बॉडी से पानी बाहर सूख जाएगा। पानी सूख जाएगा तो हम मर जाएंगे। तो क्या हम सरवाइव कर पाएंगे? नहीं। इसके लिए जरूरी है कि ऊपर क्या होना चाहिए? एक वाटरप्रूफ लेयर होनी चाहिए। वो वाटरप्रूफ लेयर
यानी कि आपकी स्किन कौन प्रोवाइड करता है? केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस इपिथेलिया ने प्रोवाइड करी है। अब अगली बात आती है नॉन केराटिनाइज्ड। जबकि अगर केराटिन का डिपोजिशन ना हो तो नॉन केराटिनाइज्ड में क्या रहेगा कि केराटिन इज एब्सेंट इन सेल्स ऑफ अपरमोस्ट लेयर। तो यहां पर जो अपरमोस्ट लेयर की सेल है, इन अपरमोस्ट लेयर की सेल्स में केराटिन होगा कि नहीं? तो आपने कहा कि नहीं, यहां केराटिन नहीं होगा। अगर यहां केराटिन नहीं है तो इसका मतलब है कि अपरमोस्ट लेयर की सेल्स मर गई कि जिंदा है? जिंदा है। ये सेल कैसी है? अलाइव। ये पाया जाता है मॉइस्ट सरफेस पर। ध्यान देना, ये कहां है? मॉइस्ट सरफेस पर। कारण समझिए, ये जो इपिथेलियम है ये आपको वाटर प्रूफिंग प्रोवाइड नहीं कर सकती है क्योंकि इस पर केराटिन नहीं है, पर यहां मल्टीपल लेयर्स हैं तो ये आपको मैकेनिकल स्ट्रेस से सुरक्षा प्रदान कर सकती है। तो ये पाई जाएगी मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस और आप याद रख लेंगे यहां पर कॉर्निया ऑफ आई। और क्या याद रख लोगे बेटा? कॉर्निया ऑफ आई। तो आई में जो कॉर्निया वाला पार्ट पाया जाता है वहां पर भी ये मौजूद है। इतनी जगहों पर ये क्या करती है? मैकेनिकल स्ट्रेस से प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड करती है। समझिए इसकी जरूरत क्यों है। तो इसकी आवश्यकता इसलिए है कि कभी कभी होगा कि तुमने खाना जब खाया तो तुमने निवाला इतना छोटा सा खाया, ठीक? कभी कभी क्या हुआ कि इस बालक को मिल गया रसगुल्ला खाने को, तो इसने क्या किया? एक बार में 2 रसगुल्ले बड़े से खा लिए, तो मुंह ज्यादा फूल जाएगा। क्या बक्कल कैविटी की लाइनिंग पे मैकेनिकल स्ट्रेस लगा? लगा कि नहीं? मुंह फूल गया ना। अब उसमें अगर सिंगल लेयर ऑफ सेल होगी तो सेल डैमेज हो सकती है, मल्टीपल लेयर ऑफ सेल होगी तो मैकेनिकल स्ट्रेस को प्रोटेक्शन कर लेगी, प्रोवाइड कर देगी। पर हमारी बक्कल कैविटी को कभी डिहाइड्रेशन रोकने की जरूरत तो नहीं है। बक्कल कैविटी की लाइनिंग कैसी रहती है? मॉइस्ट रहती है ना। तो इसीलिए आपने क्या कहा? मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, और एग्जांपल क्या लिया? कॉर्निया ऑफ आई। आपकी आई के बाहर की तरफ जो ट्रांसपेरेंट लेयर पाई जाती है उसको अपन नाम क्या देते हैं? कॉर्निया नाम देते हैं। तो बोलो, इतनी बात समझ में आई? पक्का? लिखो फटाफट। क्या बेटा? लैरिंग्स पर सिलिया का वही काम है जो अपने ब्रोंक्यूल, ब्रोंकी और ट्रेकिया पर सिलिया का काम था कि ये म्यूकस को ऊपर की तरफ लेकर के आ रहे थे। तो ऐसे लैरिंग्स पर ये सिलिया क्या करेंगे? म्यूकस को ऊपर की तरफ लेकर के आएंगे। नहीं, हेयर्स में बेटा हेयर ग्रो नहीं करते। एक्चुअली हेयर्स के बेस पे एक हेयर फॉलिकल होती है। जो फॉलिकल है वो फॉलिकल की सेल्स डिवाइड करती है और ऊपर की जितनी सेल्स है वो सारी की सारी डेड होती। अगर ये सेल अलाइव होती तो इन सेल के अलाइव होने पे तुम्हारे बाल या नाखून काटने पे दर्द होता। नेल्स का इतना जो पार्ट है अलाइव है ना। ये वाला जो पार्ट है अगर इसमें कट लग जाए तो अपने को दर्द होता है कि नहीं? टूट जाए दर्द होता है। जबकि आगे वाला पार्ट तो हम लगभग हर वीक काट काट के फेंकते रहते हैं, हमें तो कोई दर्द नहीं होता। तो ऐसे हेयर्स के मामले में है, जो फॉलिकल है वहां तक सेल्स अलाइव है, उसके आगे की सेल्स अलाइव नहीं है, वो डेड है, इसीलिए आपको कोई पेन फील नहीं होता। हाँ,
नहीं, यहाँ पे केराटिनाइज्ड सेल है, ठीक। अपनी स्किन पे क्या बेटा, अपर मोस्ट लेयर की जो सेल है वो केराटिनाइज्ड है, ठीक। उसके नीचे की जो सेल है वो जिंदा है। जब भी अगर आपको चोट लगेगी तो नीचे वाली सेल भी डैमेज हुई, तो उन सेल्स के डैमेज होने की वजह से वहां पे जो पेन रिसेप्टर है वो एक्टिवेट हुए, और उनके एक्टिवेट होने की वजह से अपने को पेन हुआ। जबकि हेयर की टिप पे, नेल की टिप पे या हेयर्स में जितनी भी सेल है सारी सेल मरी हुई, कोई सेल जिंदा है ही नहीं। तो इस वजह से यहां अगर कट लगेगा तो अपने को कोई दर्द नहीं होगा। यहां पे जैसे स्किन की हम बात करें, अपर मोस्ट लेयर की सेल जो डेड थी, तो हम अगर ध्यान दें तो हम जब भी कोई टी शर्ट शर्ट वगैरह पहनते हैं तो उसमें आपने ध्यान दिया होगा कि कॉलर पे, आर्म पेट्स पे कुछ मैल इकट्ठा हो जाता है ना, शर्ट गंदी हो जाती है। वहां एक्चुअली वही डेड सेल्स हैं जो बार बार, जैसे मैं अपनी नेक इधर उधर कर रहा हूं तो मेरी गर्दन क्या हो रहा है, कॉलर के अगेंस्ट रब हो रही है ना, तो वहां की सेल छूट छूट के वहां इकट्ठी हो जाती है। तो वही जो सेल इकट्ठी होती हैं तो वो कौन सी है, डेड सेल। ये लगातार हटती रहती हैं और पीछे से नई सेल आती रहती हैं। पर क्योंकि सारी सेल डेड नहीं है तो स्किन पर अगर कोई भी चोट लगेगी तो आपको दर्द होगा। आगे बढ़े। आज फिर ये पेन ड्राइव है यहीं पे, ये किसकी है, केमिस्ट्री वाले सर की। अच्छा, आगे बढ़े। देखिए, अभी तक तो आपने बात की कि कंपाउंड इपिथेलियम के टाइप कौन कौन से होते हैं। अब बच्चों हमें जो समझना है वो हम समझेंगे सेल जंक्शन के बारे में। देखिए, एनसीईआरटी कंपाउंड इपिथेलियम के बाद फिर एक पैराग्राफ लिखती है जहां सेल जंक्शंस के बारे में बात की है। पेज नंबर 102 पे आप देखेंगे। यहां देखिए, सेकेंड लाइन में आप देखेंगे, इन नियरली ऑल एनिमल टिश्यूज, in nearly all animal tissues, cells are joined by cell junction line। मिली? लगभग सारे टिश्यूज के अंदर सेल्स को आपस में ज्वाइन कौन करता है, सेल जंक्शन ज्वाइन करते हैं। तो अपन ने कहा कि सेल जंक्शन कहां पाए जाएंगे, तो आप कहेंगे कि ये सारे एनिमल टिश्यू के अंदर हैं। सबसे पहली बात, सेल जंक्शन कहां पाए जाते हैं, सारे एनिमल टिश्यू में। क्या एपिथेलियल टिश्यू में होंगे, यस। क्या कनेक्टिव टिश्यू में होंगे, यस। मस्कुलर में, यस। नर्वस में, हाँ। हर तरीके के टिश्यू के अंदर ये पाए जाते हैं। बट दे आर मोर कॉमन इन इपिथेलियल टिश्यू। ज्यादा कॉमनली कहां पर, इपिथेलियल टिश्यू। मतलब कि अगर आपको कभी किसी क्वेश्चन में सिलेक्ट करना पड़ जाए
कि कौन से टिश्यू में सेल जंक्शन पाए जाते हैं, तो फिर आप चारों टाइप के टिश्यू में से सिलेक्ट किसे करेंगे? एपिथेलियल टिश्यू को। यानी कि अगर एक स्टेटमेंट आपसे कहता है कि मस्कुलर टिश्यू या नर्वस टिश्यू या कनेक्टिव टिश्यू या एपिथेलियल टिश्यू, इनमें से किसी के बारे में भी कहता है कि इसमें सेल जंक्शन नहीं पाए जाते, तो वो स्टेटमेंट गलत है। वहीं पर अगर एक क्वेश्चन आपसे कहता है कि इनमें से कौन से टिश्यू में सेल जंक्शन पाए जाते हैं, एक ऑप्शन एपिथेलियल है, एक कनेक्टिव है, एक मस्कुलर है और एक नर्वस है, तो इन चारों में से सिलेक्ट आप किसे करोगे? एपिथेलियल टिश्यू को। तो हमने कहा कि ज्यादा कॉमन किसके अंदर है? एपिथेलियल टिश्यू। अब यहां जो सेल जंक्शंस पाए जाते हैं, इन सेल जंक्शंस के अपने कुछ कैरेक्टर्स होते हैं या टाइप हैं। तो इसको समझने के लिए आप अभी एज्यूम करें, देखिए मेरे पास, ध्यान देना बेटा, मेरे पास एक सेल ये है, डन, एक सेल ये है और दूसरी सेल मेरे पास ये है। ऐसे करके पास पास में कितनी सेल हैं? दो। अब पढ़ना शुरू करें तो देखिए आपने कहा कि यहां पर जो पहली सेल है वो ये है, ठीक। बाकी सेल का पार्ट इधर की तरफ और दूसरी सेल ये। तो आप देखिए शुरू का जो पार्ट है, यहां पर आपको क्या दिख रहा है? दोनों सेल की सेल मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज हुई या अलग अलग है? फ्यूज्ड है ना। दोनों सेल की सेल मेम्ब्रेन आपस में क्या हो गई? फ्यूज्ड हो गई। जब सेल मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज्ड हो गई तो यहां जो जंक्शन बना, इसको हम बोलते हैं टाइट जंक्शन। क्या कहते हैं? टाइट जंक्शन कहा जाता है। टाइट जंक्शन पे हमने कहा कि दोनों सेल्स की, दोनों एडजॉइनिंग सेल की सेल मेम्ब्रेन्स आपस में फ्यूज हो जाती हैं। टाइट जंक्शन के बारे में हम कहते हैं कि प्रिवेंट लीकेज ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस अ टिश्यू। ये प्रिवेंट क्या करता है? लीकेज ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस टिश्यू। तो किसी एक टिश्यू के अक्रॉस किसी सब्सटेंस के लीकेज को प्रिवेंट करना, लीकेज को रोकना, यह काम किसका था? टाइट जंक्शन का। कैसे काम कर रहा था समझिएगा। मान लो बेटा अभी एक सेल ये है, ध्यान देंगे, और ये डायग्राम बनाएंगे नहीं। एक सेल ये है, यहां जो सेल है आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन में कुछ चैनल्स पाए जाते हैं, चैनल्स पाए जाते हैं ना, जिनके थ्रू कोई सब्सटेंस सेल के अंदर जाता है, सेल के बाहर आता है। लेट्स से यहां इस सेल में ये कुछ जगह हैं जहां पे चैनल्स मौजूद हैं, जहां से कोई सब्सटेंस इस सेल के अंदर जा सकता था। यहीं पर पास में आपने कहा कि दूसरी सेल है, ये जो दूसरी सेल है ये इसके साथ आकर के जुड़ी और ये इसके साथ आकर के कुछ इस तरीके से जुड़ी, ऐसे। जब ऐसे करके दूसरी सेल आकर के जुड़ी तो अब देखिए पहले वाली सेल की जो व्हाइट वाली सेल है उसके सारे चैनल्स को रेड वाले ने ब्लॉक कर दिया, रेड वाले के सारे चैनल्स को व्हाइट वाले ने ब्लॉक कर दिया। क्या अब यहां पर कोई भी सब्सटेंस यहां से यहां जा सकता है? नहीं, कोई भी सब्सटेंस यहां से यहां नहीं जा सकता है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो जंक्शन है ये क्या कर रहा है? लीकेज ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस अ टिश्यू को प्रिवेंट कर रहा है, यानी कि एक सेल से दूसरे सेल में किसी भी सब्सटेंस के जाने को रोक देता है। तो किसी भी सब्सटेंस के जाने को रोकने वाला जो टिश्यू है, इस टिश्यू को क्या कहा जाता है? तो हम इस टिश्यू को बच्चे नाम देते हैं क्या? टाइट। इस जंक्शन को अपन नाम क्या देते हैं? टाइट जंक्शन कहा जाता है। टाइट जंक्शन के बाद ध्यान देंगे, टाइट जंक्शन पे दोनों सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है वो आपस में क्या हो गई थी? फ्यूज्ड हो गई थी। अब यहीं पर आप देखिए ये जो आपकी सेल है इसकी मेम्ब्रेन यहां है और दूसरी सेल जो है इसकी मेम्ब्रेन यहां है। इतनी जगह पर देखें, यहां पर क्या दोनों सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक दूसरे से जुड़ी हुई है? नहीं, ये एक दूसरे से दूर है।
पर इन्हें साथ में बनाए रखना है। तो साथ बनाए रखने का तरीका ये है कि यहां पर एक प्रोटीन आई, ये एक प्रोटीन आई जो लगभग माचिस की तीली जैसी थी। माचिस की तीली का एक सिरा थोड़ा सा फूला हुआ होता है, या अपन बचपन में जब ड्रम बजाते थे ना, तो ड्रम बजाने के लिए जो स्टिक आती थी उसका एक सिरा क्या होता था, फूला होता था। कुछ उस तरीके की प्रोटीन है, इस सेल की है, यहां पर इंटरसेलुलर स्पेस में आई। ऐसी ही दूसरी प्रोटीन इस सेल के पास थी, एक और प्रोटीन इस सेल के पास है, एक और इस सेल के पास। यानी कि ये प्रोटीन नंबर 1 और 3 ये नीले वाले के हैं, प्रोटीन नंबर 2 और 4 ये हरे वाले के हैं। पर ये जो प्रोटीन है ये एक दूसरे में आकर के क्या हो गए हैं, लॉक हो गए हैं। ये प्रोटीन कैसे हैं, नॉब लाइक है। प्रोटीन कैसे हैं, नॉब लाइक। नॉब का मतलब क्या हुआ, पतला सा, पर एक सिरा कैसा होना चाहिए, फूला हुआ। तो यहां पे जो फूला हुआ सिरा है उसने क्या किया है, दोनों सेल्स को आपस में जोड़ दिया है। भाई जब तक ये एक दूसरे से अलग नहीं होंगे तब तक क्या ये सेल अलग अलग होके जा सकती हैं, नहीं। अब ये जो प्रोटीन है इनको और बेहतर स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए सेल ने यहां पे लगा दी एक प्रोटीन प्लेट। देखो यहां पे ये एक प्रोटीन प्लेट है जिसके साथ ये जुड़े हुए हैं। इधर भी ये एक प्रोटीन प्लेट है या प्लेक है जिसके साथ ये जुड़े हुए हैं। तो ये प्रोटीन प्लेक इनको भी जोड़ करके रखे हैं। क्यों जोड़ना जरूरी था, समझिएगा। यहां पर जब अगर आप फोर्स लगाएंगे तो जितना फोर्स यहां बीच में लगेगा उतना ही फोर्स इस सेल मेम्ब्रेन पे भी लगेगा। और सेल मेम्ब्रेन सेमी फ्लूइड होती है। सेल मेम्ब्रेन कैसी स्ट्रक्चर है, सेमी फ्लूइड। अगर आपने इस पे ताकत लगाई तो ये टूट जाएगी। तो इसको टूटने से बचाने के लिए हमने क्या किया, पीछे से इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर दी। हमने प्रोटीन की एक प्लेट यहां पर लगा दी। अभी भी इसने कहा कि भैया ताकत लग सकती है ज्यादा, तो अभी भी और स्ट्रक्चरल सपोर्ट चाहिए। तो जैसे हमारी बॉडी में है स्केलेटन, है कि नहीं, ऐसे ही सेल के पास होता है साइटोस्केलेटन। सेल के पास क्या होता है, साइटोस्केलेटन, जिसके बारे में आप सेल बायो में पढ़ेंगे आगे। ये जो प्रोटीन प्लेट है, ये प्लेट जुड़ी होती है साइटोस्केलेटन के साथ। मतलब यहां से कुछ फाइबर्स निकल रहे होंगे जो जाकर के जुड़ेंगे साइटोस्केलेटन, यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट के साथ। मतलब कि हमने क्या कहा कि सपोर्ट प्रोवाइड करने का तरीका क्या था। देखो अपने पास सपोर्ट हमने यहां जो प्रोवाइड करी वो ऐसे किया, दो सेल की सेल मेम्ब्रेन एक दूसरे से दूर थी, हमने कुछ नॉब लाइक प्रोटीन यहां लगाई। ये प्रोटीन जो ब्लू वाली है वो आपने क्या कहा, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। पहले समझो ये प्रोटीन कैसी है बेटा, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। ट्रांस मेम्ब्रेन का मतलब क्या हुआ, मेम्ब्रेन के दोनों तरफ। प्रोटीन का एक सिरा मेम्ब्रेन के इधर है, प्रोटीन का दूसरा सिरा मेम्ब्रेन के इधर है। ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है ये होती है बेटा केराटिन लाइक। किसके जैसी होती है, केराटिन के जैसी। इस ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन ने दोनों को आपस में जोड़ा। फिर आपने क्या किया, इसको सपोर्ट प्रोवाइड करना था। सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए आपने इस ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन को किसके साथ जोड़ दिया, प्रोटीन प्लेक। किसके साथ जोड़ा है, प्रोटीन प्लेक के साथ, या प्रोटीन प्लेट के साथ आपने जोड़ दिया। इस प्रोटीन प्लेट में पाए जा रहे हैं टोनोफाइब्रिल। क्या मौजूद है बच्चे, टोनोफाइब्रिल पाए जाते हैं। और ये जो टोनोफाइब्रिल है ये अटैच होते हैं साइटोस्केलेटन के साथ। तो ये अटैच किसके साथ है, साइटो स्केलेटन के साथ अटैच है। तो साइटोस्केलेटन से अटैच कौन होता है, यहां पर टोनोफाइब्रिल्स अटैच। तो ये जो जंक्शन बना इस पे दोनों सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक दूसरे से दूर है, येट सेल्स आपस में जुड़ी हुई हैं। तो इस तरीके के सेल जंक्शन को आप बोलते हैं अधेरिंग जंक्शन। क्या कहा जाता है,
अधेरिंग जंक्शन कहा जाता है। यहां देखिए, क्या जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है इसने दोनों सेल्स को आपस में चिपका के रखा है? हाँ। चिपकाने वाला कौन? फेविकोल। फेविकोल क्या है? अडहेसिव है कि नहीं? अडहेसिव वर्ड से नाम क्या निकला? अधेरिंग। तो ऐसे जंक्शन को आपने क्या कहा? अधेरिंग जंक्शन। अंतर समझना, टाइट जंक्शन पे दोनों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जुड़ गई थी, यहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जुड़ी नहीं है, इनको साथ रखा गया है, इनको चिपकाया गया है, और चिपकाने वाला यहां कौन है? ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है जो कि इनको चिपका करके रखे हैं। अधेरिंग जंक्शन को नाम दिया जाता है मैक्युला अधेरेंस। नाम क्या देते हैं? मैक्युला अधेरेंस नाम देते हैं, या इसे कहा जाता है डेस्मोसोम, या क्या कहते हैं? डेस्मोसोम नाम दिया जाता है। यहां पर एनसीईआरटी लिखती है इट परफॉर्म सीमेंटिंग। एनसीईआरटी का लिखना है कि इट परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर। यहां पर ध्यान देंगे, हमारे घर बनाते टाइम ईंटों को एक साथ बनाए रखने के लिए एक मिनट बेटा। हम्म तो हमारे घर बनाते टाइम ईंटों को एक साथ चिपकाए रखने के लिए, एक साथ बनाए रखने के लिए हमने बीच में क्या लगाया? सीमेंट लगाया। तो ऐसे ही आपने कहा कि नेबरिंग सेल्स को पास पास बनाए रखने के लिए, नेबरिंग सेल्स को एक साथ चिपकाए रखने के लिए आपको जरूरत किसकी पड़ी है? यहां पर अधेरिंग जंक्शन की। तो अधेरिंग जंक्शन जो है उसके नाम से क्या आता है? अडेशन। अडेशन मतलब क्या हुआ? चिपकाना। तो पहली टाइप का जंक्शन कौन? टाइट। दूसरा अधेरिंग। टाइट और अधेरिंग के बाद अगला जंक्शन आता है गैप जंक्शन। समझिएगा गैप जंक्शन को, यहां पर ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये आई, और इस सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये है। यहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में आपको कुछ गैप दिखाई दे रहे हैं। इधर ये है एक ये है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या मौजूद है? गैप। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक खासियत होती है कि अगर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक छेद भी करेंगे तो वो उसे खुद ब खुद रिपेयर कर लेती है। मतलब कि इसको हम कुछ ऐसे मान सकते हैं, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक कटोरी में दही है, तुमने दही में उंगली डाली, दही इधर उधर हो गया, उंगली बाहर निकाली, दही फिर से अपनी जगह आ गया। अब अगर तुम चाहो कि एक बीच में गैप बना रहे जिससे मुझे कटोरी का तला दिखता रहे, ठीक, तो उसका तरीका क्या है कि एक हॉलो सिलेंड्रिकल कोई ऑब्जेक्ट लो, वो अपनी उंगली को ऊपर डालो, उसे दही के अंदर डालो, हॉलो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को आप छोड़ दो, उंगली निकाल लो, आपको आर पार दिखने लगेगा कि नहीं? दिखेगा ना? ऐसे ही यहां पे क्या हुआ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपने पोर किए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन खुद को रिपेयर कर लेती है, ये पोर रहेंगे नहीं, तो इन पोर्स को हमें बनाए रखना है। बनाए रखने का तरीका ये निकाला गया कि यहां पर हॉलो सिलेंड्रिकल प्रोटीन लगा दो। क्या लगा दो? हॉलो सिलेंड्रिकल प्रोटीन। हॉलो मतलब खोखला की ठोस? सिलेंड्रिकल मतलब बेलनाकार। देखो बेलनाकार है, हॉलो है, ऐसी प्रोटीन आपने लगा दी। अब तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन खुद को रिपेयर नहीं करेगी। तो यहां पर ये जो जंक्शन बना, इस जंक्शन को नाम दिया जाता है गैप जंक्शन। क्या नाम देते हैं? गैप जंक्शन। और अभी तक नीट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी जंक्शन से पूछे गए हैं। तो ध्यान रखेंगे, ये जंक्शन कौन सा है? गैप जंक्शन। क्या गैप जंक्शन दोनों सेल के साइटोप्लाज्म को जोड़ रहा है? हाँ। इस सेल का साइटोप्लाज्म यहां से बह करके इधर जा सकता है, यहां का साइटोप्लाज्म यहां से बह करके इधर आ सकता है। जैसे गांव से अगर आप हो तो आपने देखा होगा कि नहर और अपने खेत के बीच में क्या करते हैं? पाइप डाल देते हैं, और पाइप के ऊपर मिट्टी डाल देते हैं।
जैसे मिट्टी से क्या आप ऊपर नीचे आराम से निकलते रहो। इधर क्या होगा कि नहर में जैसे ही पानी आएगा तो अपने खेत में पानी ज्यादा हो गया तो नहर में, तो क्या हुआ, दोनों का साइटोप्लाज्म आपस में जुड़ा कि नहीं? तो साइटोप्लाज्म को आपस में जोड़ने वाला जंक्शन कौन होता है? गैप जंक्शन। तो गैप जंक्शन के बारे में आपने कहा कि ये कनेक्ट साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स। तो जो पास पास वाली सेल्स हैं, इन सेल्स के साइटोप्लाज्म को आपस में जोड़ता है कि नहीं? तो हाँ, सेल्स के साइटोप्लाज्म को आपस में जोड़ने वाला कौन होता है? गैप जंक्शन। यहां गैप जंक्शन के बारे में अगली बात देखें। ये जो गैप जंक्शन है, इट अलाउ ट्रांसफर ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, एनसीईआरटी देखते जाया करें साथ में, एंड समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल। वो जो पाइप था, जिस पाइप से हम नहर में से, अच्छा, बिग मॉलिक्यूल्स, वो जो पाइप, जिस पाइप से हम नहर में से पानी पहुंचा रहे थे अपने खेत में, जब पानी जा रहा हो, उस पाइप के एक सिरे पर अगर मैं मान लो एक बॉल डाल दूं, तो क्या होगा? वो बॉल उस पाइप के साथ पानी के साथ बहते हुए खेत के अंदर आ जाएगी ना। तो क्या हुआ? आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल, कभी कभी बड़े मॉलिक्यूल भी आ जा सकते हैं। तो इन मॉलिक्यूल का ट्रांसफर कौन करा देता है? गैप जंक्शन। ध्यान देंगे, अभी तक टाइट जंक्शन और अधेरिंग जंक्शन दोनों ने सेल्स को आपस में बस जोड़ा था। साइटोप्लाज्म को कनेक्ट किसने किया है? गैप जंक्शन ने। यहां एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है कि सेल जंक्शंस प्रोवाइड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक। क्या प्रोवाइड करती है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक बिटवीन एडजॉइनिंग सेल्स। तो पास पास वाली जो सेल्स हैं, इन सेल्स के बीच में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक प्रोवाइड करना किसका काम था? सेल जंक्शन का। देखिए, इन दोनों जगह पर स्ट्रक्चरल लिंक प्रोवाइड किया, स्ट्रक्चरली आपस में जोड़ा। सेल्स को आपस में कम्युनिकेट किसने करने दिया? तो कम्युनिकेट करने का काम किसने किया? गैप जंक्शन ने। तो सेल्स को आपस में कम्युनिकेट कौन करने देता है? गैप जंक्शन। यानी कि फंक्शनल लिंक किसने प्रोवाइड किया? गैप जंक्शन। स्ट्रक्चरल लिंक प्रोवाइड किया टाइट जंक्शन और अधेरिंग जंक्शन ने। हमारी एनसीईआरटी सेल जंक्शन में हमको टाइप बताती है केवल 3, टाइट, गैप और अधेरिंग। पर मॉड्यूल में एक चौथे टाइप का जंक्शन और लिखा है, जिसे कहा जाता है इंटरडिजिटेशन। क्या नाम देते हो? इंटरडिजिटेशन कहा जाता है। इंटरडिजिटेशन का मतलब हुआ कि जब अगर सेल का साइटोप्लाज्म कुछ इस तरीके से हो, मान लो अगर सेल मेम्ब्रेन इधर ऐसे गई, ये ऐसे करके, ये वाली सेल इधर की तरफ थी, दूसरी सेल, इसका जो सेल मेम्ब्रेन है वो ऐसे करके फोल्ड हुआ। मतलब कि ये स्ट्रक्चर देखने में ऐसा नहीं लग रहा कि इस सेल से एक फिंगर निकली जो इधर गई, इससे एक फिंगर निकली जो इधर गई। फिंगर्स को हम बच्चे डिजिट भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? डिजिट। जब अगर ये ऐसे आकर के जुड़ गए तो क्या हुआ? एक डिजिट राइट हैंड के, एक डिजिट लेफ्ट हैंड के। इंटर, इंटर मतलब क्या हुआ? बीच में। डिजिटेशन यानी कि डिजिट्स की तरह आपस में जुड़ जाना। तो ये जो जंक्शन होता है, इस जंक्शन को क्या नाम दिया जाता है? इंटर डिजिटेशन। पर ध्यान रखेंगे, क्या इंटर डिजिटेशन एनसीईआरटी में दिया है? नहीं। तो जब भी एनसीईआरटी हमसे पूछेगी कि सेल जंक्शन कितने टाइप के होते हैं, तो हमेशा मेरा आंसर क्या रहेगा? 3। कौन कौन से? टाइट, अधेरिंग, गैप। 3 तरीके के सेल जंक्शंस हैं। एक बार यहां तक लिखेंगे
और फिर इसके आगे की अपन बात करेंगे कल। इतनी बात बेटा समझ में आई? कहीं कोई दिक्कत परेशानी समस्या? चलिए, तो बाकी अपन मिलते हैं कल।